नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाइज संजय में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 1। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2 या 2 से अधिक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एग्जाम होने से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर आप देख के जाए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2021 और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ 2 एग्जामों में लिखा है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2 से ज्यादा एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, जब भी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो दोस्तों गलती क्या कर देते हैं? तो दोस्तों, बच्चे क्या गलती कर देते हैं? इसमें क्या लिखा है, विद्युत धारा की दिशा को प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, बच्चे इसमें गलती ये कर देते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एमीटर, दोस्तों इस पर बच्चे क्लिक कर देते हैं और दोस्तों बच्चों का ये ऑप्शन हो जाता है गलत। तो दोस्तों, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस उपकरण से ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है गैल्वेनोमीटर, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गैल्वेनोमीटर के द्वारा ही दोस्तों हम विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि एमीटर यहाँ पर गलत ऑप्शन क्यों है? तो दोस्तों, एमीटर जो होता है, एमीटर दोस्तों क्या काम आता है? विद्युत धारा की प्रवाह का जो परिमाण होता है दोस्तों, तो दोस्तों उसको हम मापते हैं एमीटर के द्वारा। तो दोस्तों, जो गैल्वेनोमीटर होता है हमारा, उससे दोस्तों हम विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं और उसका परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? ओनली विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा पूछी है दोस्तों अगर प्रवाह की दिशा और परिणाम दोनों पूछेगा तो भी गैल्वेनोमीटर आंसर आएगा। दोस्तों, अगर इसमें विद्युत धारा का अगर परिणाम ओनली पूछता है तो दोस्तों उसके लिए एमीटर इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों बच्चे क्या है, इसको नेगेटिव करके आते हैं, गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कम से कम बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है लेजर, ऑप्शन बी दिया गया है रडार, ऑप्शन सी दिया दोस्तों सोनार, ऑप्शन डी दिया दोस्तों स्कूबा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन में देखिए 2 एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2016 और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सोनार, तो दोस्तों सोनार का उपयोग हम पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो भी एग्जाम में कई बार हमने देखने को मिला है दोस्तों, जो होता है हमारा सोनार, SONAR, दोस्तों इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं SONAR। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है SO जो दिया गया है हमारा, SO से दोस्तों हमारा बन जाएगा साउंड, एन से बन जाएगा दोस्तों नेविगेशन, ए से बन जाएगा एंड, और दोस्तों आर से हमारा बन जाएगा रैंगिंग। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो दोस्तों, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कई बार दोस्तों एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म को भी पूछा गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। दोस्तों, यहाँ पर हमें जो शक्ति दी गई है, मतलब पावर, हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, P बराबर हमें पता है कि दोस्तों क्या होता है, P बराबर दोस्तों होता है वर्क अपॉन टाइम। और दोस्तों वर्क बराबर क्या होता है ये भी आपको पता होगा। तो दोस्तों, वर्क बराबर होता है हमारा mgh। तो दोस्तों, m यहाँ पर द्रव्यमान है, g हमारा ग्रेविटी है और h दोस्तों क्या है, हमारा यहाँ पर हाइट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों m का मान दिया गया है 40 kg, और दोस्तों g की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 मान लेंगे अगर g की वैल्यू नहीं दी है तो। और दोस्तों h यहाँ पर हाइट दी है, और दोस्तों हाइट हमें क्या दी है, यहाँ पर 5 मीटर दी है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर वर्क निकाल लेंगे। वर्क में दोस्तों हम m रख देंगे 40, g हमने 10 मान लिया, और दोस्तों यहाँ पर हमें हाइट दी गई है 5 मीटर यहाँ पर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2000 मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, P बराबर दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पर W/T देखा है। तो दोस्तों W हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 2000 आ गया। और दोस्तों टाइम हमें कितने दिया है, यहाँ पर 4 सेकंड का दिया है। तो दोस्तों 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 500 वाट। तो दोस्तों 500 वाट हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी दोस्तों, शक्ति आ जाएगी। और दोस्तों वाट में ही इसने हमें ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में हमें यहाँ पर 500 वाट दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं बस। पावर बराबर W/T वर्क अपॉन टाइम,
और जो वर्क है दोस्तों, वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा mgh, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू हाइट। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमें रेलवे के एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हुए मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी में दिया गया है किलोवाट, ऑप्शन सी में दिया गया है जूल, ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों वाट घंटा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई होती है दोस्तों, उसको दोस्तों हम बोलते हैं किलोवाट हावर। तो दोस्तों ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है किलोवाट हावर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 1 यूनिट। तो दोस्तों जो हमारे घर में जो वो लगा रहता है, जो एनर्जी मीटर, मतलब दोस्तों जो हमारे घर के बाहर जो मीटर लगा होता है, तो दोस्तों जिसमें 1 यूनिट की वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर में। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है बॉयल के नियम के अनुसार, ऑप्शन बी में दिया गया है चार्ल्स के नियम के अनुसार, ऑप्शन सी में दिया गया है गे लुकास के नियम के अनुसार, ऑप्शन डी में दिया गया है ग्राहम के नियम के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है बॉयल के नियम के अनुसार, तो दोस्तों स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है पी, दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम होता है उसके दोस्तों क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो दोस्तों प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, और अगर हमारा वॉल्यूम घटता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा किसने दिया था, बॉयल ने दिया था इसका नियम। तो दोस्तों बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी वी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों के दोस्तों हमारा यहाँ पर है कांस्टेंट। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं P1 B1 बराबर P2 B2, और दोस्तों आगे भी दोस्तों इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल भी पूछ ले, वो मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पर B1 की वैल्यू दे दे और B2 की वैल्यू दे दे और P2 की वैल्यू दे दे, और आपसे पूछे कि P1 का आपसे प्रेशर पूछ ले, तो दोस्तों इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉयल के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्लूटोनियम दिया गया है, टाइटेनियम, यूरेनियम और थोरियम। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है दोस्तों कि कौन सा यहाँ पर एक हमारा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन बी में जो दिया गया है दोस्तों टाइटेनियम, तो दोस्तों टाइटेनियम जो है हमारा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों टाइटेनियम क्या होता है, तो दोस्तों टाइटेनियम जो है यह दोस्तों एक संक्रमण धातु है। यह दोस्तों आवृत्ति के जो दोस्तों डी ब्लॉक होता है हमारा, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, आवृत्ति का जो हमारा डी ब्लॉक होता है उसमें दोस्तों ये उपस्थित होता है। दोस्तों ये एक लोहे जैसी धातु है। तो दोस्तों हमारा ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये एक हमारे संक्रमण धातु है जो कि हमारी आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में पाया जाता है, और दोस्तों ये लोहे जैसी एक धातु है। ये दोस्तों आपको याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, इंसानी व्यवहार, जहर, भूक्षरण, चट्टान। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी, तो दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी जो है हमारा जो जहर विज्ञान होती है, तो दोस्तों उसका अध्ययन हम कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो दिया गया है जहर, तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है खमीर, ऑप्शन बी में दिया गया है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी में दिया है हाइड्रा, ऑप्शन डी में दिया दोस्तों प्लेनेरिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जाम में हमारा रिपीट हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन सी में जो हमें दिया गया है हाइड्रा, तो दोस्तों यहाँ पर यही इसका राइट आंसर है। दोस्तों हाइड्रा क्या करता है, पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा दोस्तों क्या करता है, प्रजनन करता है दोस्तों। तो दोस्तों हाइड्रा जो है हमारा, हाइड्रा दोस्तों यह तालाब और झील आदि के जल में जलीय पौधों में वस्तु के चिपके रहते हैं दोस्तों ये, और दोस्तों यह निडेरिया अथवा सिलेंटेट्रा संघ का जंतु है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। दोस्तों कौन से संघ का जंतु है ये, निडेरिया अथवा सिलेंटेट्रा। दोस्तों ये आपको जरूर याद रखना है कौन से संघ का ये जंतु है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रा जो है हमारा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 9,
इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, एस्ट्रोजन, पैराथॉर्मोन, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों इन चारों में से बताना है हमें कि जो हमारा मानव रक्त जो होता है उसमें शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जो हमें यहाँ पर दिया गया है इंसुलिन, तो दोस्तों इंसुलिन जो होता है हमारे मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन जो बी है हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डायोड को एक रिक्त स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी में दिया है एम्पलीफायर, ऑप्शन सी में दिया है मैग्नीफायर, ऑप्शन डी में दिया है प्यूरीफायर। तो दोस्तों डायोड का उपयोग हम करते हैं रेक्टिफायर के रूप में। तो दोस्तों ये क्या करता है, रेक्टिफायर का कार्य होता है दोस्तों एसी को डीसी में बदलने का कार्य होता है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि डायोड को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो दोस्तों डायोड को हम रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कई बार जो है रेक्टिफायर क्या कार्य करता है वो भी दोस्तों डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? तो दोस्तों आपने अब तक क्वेश्चन देखा होगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, लेकिन दोस्तों अब ये क्वेश्चन को अलग तरह से पूछने लग गया है। अब देखिए दोस्तों इसने बोल दिया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है आमतौर पर टंगस्टन का क्यों बना होता है। तो दोस्तों लोग तो याद रखते हैं कि विद्युत फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, लेकिन दोस्तों ये तो क्वेश्चन ही अलग तरह से पूछ लिया। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन में क्या आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, इसकी उच्च प्रतिरोधकता और गलनांक के कारण। तो दोस्तों टंगस्टन का जो है हमारा उच्च प्रतिरोध होता है और दोस्तों उसका गलनांक भी दोस्तों क्या होता है, हाई होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार डायरेक्टली पूछता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो दोस्तों वो तो सभी लोग आंसर को जानते हैं, टंगस्टन का बना होता है। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों अभी क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप याद ही रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है टंगस्टन का हाई प्रतिरोधकता होती है और हाई गलनांक होता है, इसके लिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तापमान, प्रतिरोधकता, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल और लंबाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर ρ L अपॉन A। तो दोस्तों ये जो है हमारा ρ, तो दोस्तों ये हमारी होती है प्रतिरोधकता और दोस्तों L हमारी क्या होती है, प्रतिरोध की लंबाई होती है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता के और लंबाई के दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये समानुपात में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों जो रेजिस्टेंस जो है हमारा दोस्तों ये जो है हमारा उसका क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है। तो दोस्तों उसके क्या हो रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी में दिया गया है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यही हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसका, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों अगर ए की वैल्यू हम बढ़ाते हैं दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कम हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम ए की वैल्यू घटाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद में रखनी है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, पावर दी गई है। पावर दोस्तों कितनी दी है, इसने 2200 वाट दी है। और दोस्तों इसने इसका क्या दिया, हमें वोल्टेज दिया है। कितना दिया दोस्तों, इसमें 220 वोल्ट हमें यहाँ पर वोल्टेज दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो दोस्तों मैंने आपको एक यहाँ पर साइंस के दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी के जो फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसका दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों वो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है उसको जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को एक ही शॉर्ट में खत्म किया है, मतलब एक ही क्लास में उसको खत्म कर दिया है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कोई भी आज तक उस पीडीएफ से और दोस्तों उस क्लास से बाहर नहीं आया है रेलवे का। तो दोस्तों उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, P बराबर V² अपॉन R। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है, जिससे दोस्तों हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को अगर हम इस प्रकार से लिख देते हैं, R बराबर V² अपॉन P, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा R बराबर क्या हो जाएगा, B हमें कितना दिया दोस्तों 220, तो दोस्तों 220 इंटू 220 कर देंगे इसको। और दोस्तों P हमें दिया यहाँ पर 2200 वाट। दोस्तों 00 से यहाँ पर दोनों जीरो कट जाएगी हमारी,
और दोस्तों 22 से हमारा 22 कट जाएगा, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 22 ही बचेगा हमारे पास। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 22 ओम। दोस्तों 22 ओम हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस फॉर्मूले के बेस पर दोस्तों कई प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आपके एक भी नहीं रहेंगे। हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी गई है दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देखें, जो लास्ट में दिसंबर में एग्जाम आयोजित हुई थी आरआरबी एलपी, आरआरबी आरपीएफ और दोस्तों आरआरबी जो जेई का जो पेपर हुआ है सीबीटी 1 में, दोस्तों उनमें से एक भी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हमारे उस जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट वाला जो वीडियो है उससे दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर जाके देखें, मैं उसका लिंक दोस्तों चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 14, फास्फोरस की परमाणविकता है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए 3, 4, 5 और 7। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी में दिया गया है 4, तो दोस्तों फास्फोरस की जो परमाणविकता है दोस्तों होती है 4। दोस्तों ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो दोस्तों इसकी 4 होती है फास्फोरस की परमाणविकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों ये एक बार ये आरआरबी ग्रुप डी, दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है एक बार, और दूसरा उसके बाद में इसको पूछा गया है एएलपी टेक्नीशियन 2018 में, और दोस्तों उसके बाद इसको पूछा है एनटीपीसी 2021 में 2 शिफ्टों में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा है। किसके दोस्तों, एनटीपीसी के। इससे मतलब दोस्तों क्या हो गया, रेलवे की दोस्तों 8 से 9 एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है अलग अलग शिफ्ट में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। और दोस्तों इसमें 2-3 चीजें और हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों इसका जो परमाणु क्रमांक है फास्फोरस का, दोस्तों हमारा परमाणु क्रमांक होता है 15। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें एक चीज और याद रखनी है, यह दोस्तों जहरीला होता है, विषैला होता है। तो दोस्तों फास्फोरस जो है हमारा एक जहरीला या विषैला भी इसको हम बोल सकते हैं। और दोस्तों इसकी परमाणुविकता होती है 4, और दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 15। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए आपके, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन रिक्त स्थान का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है निष्क्रिय गैस, ऑप्शन बी में दिया गया है कीटोन, ऑप्शन सी में दिया गया है हेलोजन, ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों एल्केन। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है हेलोजन, तो दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, तो दोस्तों जो हेलोजन है, हेलोजन का दोस्तों ये क्या है, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हेलोजन जो है, हेलोजन तत्व के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आते हैं, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, क्लोरीन आता है, आयोडीन आता है, और दोस्तों एक होता है एस्टेटीन आते हैं। दोस्तों ये जो है हमारे आवर्त सारणी के समूह 17 में, दोस्तों आवर्त सारणी का जो हमारा समूह 17 है उसके दोस्तों अंतर्गत पाए जाने वाले तत्व हैं हेलोजन तत्व कहलाते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारे जो आवर्त सारणी है, तो दोस्तों जो 17वां समूह है वो दोस्तों उसके तत्व जो है हमारे हेलोजन के तत्व कहलाते हैं, और उन्हीं के अंदर दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन आते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ है दोस्तों इस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम आगे भी करवाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, और दोस्तों आपको कमेंट्स में जरूर बताएं कि दोस्तों और आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको आप जरूर लाइक करें, जिससे दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में दिए गए समूह 18, समूह 14, समूह 12 और समूह 10। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है समूह 18, तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आवर्त सारणी का जो 18वां जो समूह है हमारा, तो दोस्तों उसमें सभी तत्व जो है क्या है, गैस है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों एग्जाम में कई बार रिपीट होते हुए मैंने देखा है। तो दोस्तों इसको भी आप याद रखेंगे। आवर्त सारणी की दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आवर्त सारणी दोस्तों आप जरूर पढ़ें। दोस्तों अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम आपके लिए आवर्त सारणी अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो लेकिन दोस्तों आपको इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और दोस्तों कमेंट में बताना होगा कि हम आपके लिए आवर्त सारणी का एक अलग से वीडियो लेकर आए क्या। क्वेश्चन नंबर 17, लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है पोलियो का टीका, ऑप्शन बी में दिया गया है छोटे चेचक चिकन पॉक्स का टीका, ऑप्शन सी में दिया गया है चेचक स्मॉल पॉक्स का टीका, ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों रेबीज का टीका। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रेबीज का टीका, तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज दोस्तों किसने की है, हमारे लुई पाश्चर ने की है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन डी जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, रेबीज का टीके के साथ में दोस्तों दूध का पाश्चराइजेशन होता है। दूध जो होता है दोस्तों अपना मिल्क
मिल्क का जो पास्चुराइजेशन होता है दोस्तों, उसकी खोज भी दोस्तों किसने की है? लुई पास्चर ने की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका दो तरह से पूछा जाता है। एक तो दोस्तों रेविज की खोज, एक दोस्तों दूध का पास्चुराइजेशन किसके द्वारा किया गया, इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों दोनों में ही लुई पास्चर का हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ में आपको मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है कार्बन, ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों में ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो होता है हमारा इसमें दोस्तों पौधे जो हैं हमारे दोस्तों मिट्टी से हमें प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, मिट्टी से दोस्तों पौधे क्या क्या पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। एक जो दोस्तों हो जाता है हमारा नाइट्रोजन, और एक होता है दोस्तों हमारा फास्फोरस, और दोस्तों पोटेशियम। ये तीन चीज दोस्तों पौधे हमारे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको याद में रखनी है दोस्तों। हो सकता है अगले के एग्जाम में यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह वो फास्फोरस या पोटेशियम भी रख सकता है। तो दोस्तों ये चीज आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधे मिट्टी के द्वारा प्राप्त करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है। दोस्तों ऑप्शन ए में हमें दिया है पेटल, ऑप्शन बी में दिया है सेपल, ऑप्शन सी में दिया है दोस्तों कार्पेल, ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों पुमंग। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है कार्पेल, तो दोस्तों ये जो है हमारे पुष्प के मध्य में स्थित होता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी कार्पेल पुष्प के मध्य में स्थित होता है दोस्तों कार्पेल को हम क्या बोलते हैं? दलपुंज भी बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको दलपुंज, और दोस्तों इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्पेल। दोस्तों ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी शाक जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए होता है। ऑप्शन ए में दिया गया जामुन, ऑप्शन बी में दिया गया सर्पगंधा, ऑप्शन सी में दिया है तुलसी, ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों कचनार। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी में दिया गया है सर्पगंधा, तो दोस्तों सर्पगंधा जो हमारी एक जड़ी बूटी होती है केवल भारत में पाई जाती है, इसका उपयोग दोस्तों हम करते हैं रक्तचाप के उपचार के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है दोस्तों, जो सर्पगंधा का जो हमारा क्या होता है वैज्ञानिक नाम होता है। तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है वो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम होता है राबोल्फिया सर्पेंटिना। दोस्तों एक बार और बोल देता हूँ, सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है राबुल्फिया सर्पेंटिना। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 21, एक सामान्य ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है प्रत्यावर्ती धारा एसी, अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। ऑप्शन बी में दिया गया है दिष्ट धारा डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों पर, स्पंदित दिष्ट धारा पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों हमारा ट्रांसफर जो होता है दोस्तों हमारे एसी अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन ए में जो दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए में जो दिया गया है उस पर दोस्तों हमारा सामान्य ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ये तो हमारा एक क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है कि किस एसी सप्लाई पर काम करता है, मतलब कौन सी सप्लाई पर काम करता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों दो तीन चीज आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों जो ट्रांसफर जो हमारा होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो दोस्तों आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा एक होता है अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत, जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत मतलब म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। दोस्तों ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें से इस प्रकार से पूछा जाता है, ये दोस्तों वोल्टेज एंड करंट को दोस्तों क्या करता है, ये कम ज़्यादा करता है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है आपको याद करना, वोल्टेज एंड करंट को ये क्या करता है, कम ज़्यादा करता है। लेकिन दोस्तों जो होती है हमारी फ्रिक्वेंसी, दोस्तों ये फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन एक ही मैं बता रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में। पहला तो हमारा हो गया ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है। दोस्तों आपको याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट पर जो है हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और दोस्तों दूसरा क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर कार्य करता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा कौन सा है दोस्तों, यह दोस्तों वोल्टेज एंड करंट को दोस्तों क्या करता है, कम ज्यादा करता है। और दोस्तों चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आवृत्ति समान रहती है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है जो आवृत्ति में कम ज्यादा नहीं करता है, ओनली वोल्टेज एंड करंट को कम ज्यादा करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब के द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा की गणना कीजिए। तो दोस्तों ऊर्जा होती है हमारी एनर्जी। तो दोस्तों एनर्जी बराबर होता है हमारा पावर इनटू टाइम। तो दोस्तों ये आपको एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि यूनिट में दोस्तों इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों इसको यूनिट के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है हमारा। तो दोस्तों एक यूनिट बराबर होता है हमारा वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। दोस्तों ये आपको याद रखना है हमेशा। एक यूनिट बराबर क्या होता है, तो दोस्तों वाट क्या होती है हमारी यहाँ पर पावर होती है, और दोस्तों घंटा क्या होता है दोस्तों हमारे यहाँ पर टाइम होता है, और दोस्तों पावर इंटू टाइम मैंने अभी बताया आपको एनर्जी बराबर। तो एक यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारी एक यूनिट में दोस्तों हमारी एनर्जी होती है। तो दोस्तों इसको हम ई से लिख सकते हैं। और दोस्तों बात आती है क्या, उसको दिन की। तो दोस्तों कितने दिन यहाँ पर हमारे हैं डे, उससे दोस्तों उसको काउंट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आप अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें वाट कितने दिए हैं, 200 वाट दिए हैं। तो दोस्तों मैं लिख लेता हूँ 200 वाट इंटू यहाँ पर दोस्तों घंटे कितने दिए हैं, 5 घंटे। तो दोस्तों 5 घंटे चलता है ये डेली। और दोस्तों क्या बोल रहा है, एक सप्ताह के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों एक सप्ताह में हम डे में क्या कर देंगे, 7 से इसको गुणा कर देंगे, और दोस्तों क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। तो दोस्तों डिवाइड बाई 1000 क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जीरो से यहाँ पर जीरो कट जाएगी हमारी, 5 से दोस्तों 10 बार काटेंगे इसको, 2 बार जाएगा ये, और दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा। दोस्तों हमारे पास बचेगा ओनली यहाँ पर 7। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी 7 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो बल्ब द्वारा ऊर्जा उपयोग की गई है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक सप्ताह में 7 यूनिट। तो दोस्तों 7 यूनिट हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका मतलब ऑप्शन सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड क्यों किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें जो ये फॉर्मूला दिया है एनर्जी का, पी इंटू टाइम। तो दोस्तों जो हमारा एनर्जी है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एनर्जी का फॉर्म जो हो जाएगा मात्र वाट सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों एक यूनिट जो होती है हमारी, एक यूनिट दोस्तों क्या होती है हमारी 1 किलोवाट आवर के बराबर में होती है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ये किस में दी गई है, हमारी वाट सेकंड में दी गई है। तो दोस्तों इस वाट सेकंड को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों इसको 1000 से डिवाइड किया गया है। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला भी मैंने जो वन शॉट क्लास बनाई है हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, दोस्तों उसमें बहुत आसानी से समझाया गया है। तो दोस्तों आप उस चैप्टर को जरूर देखें जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। वैसे तो दोस्तों मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर जूल एम्पियर ओम। तो दोस्तों जो बच्चे इसमें सोच रहे हैं ओम, तो दोस्तों वो बच्चों का आंसर हो जाएगा गलत, और जो बच्चे सोच रहे हैं ओम मीटर उनका दोस्तों आंसर हो जाएगा राइट। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है वो होती है ओम मीटर। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है हमारा R बराबर रॉ एल अपॉन ए। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध होता है उसकी एसआई इकाई होती है ओम। लेकिन दोस्तों हमसे इसने पूछी है दोस्तों ये जो हमारा जो रॉ दिया गया है रॉ, तो दोस्तों रॉ को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, तो रॉ बराबर अगर दोस्तों हम लिखते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है आर ए अपॉन एल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो दोस्तों मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका ओम मीटर। तो दोस्तों जो रजिस्टिविटी है हमारी उसकी जो है एसआई मात्रक हमारा हो जाएगा ओम मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध का अगर पूछेगा तभी दोस्तों हम ओम लिखेंगे, ओनली प्रतिरोध। लेकिन दोस्तों अगर प्रतिरोधकता की पूछता है तो दोस्तों प्रतिरोधकता में होता है ओम मीटर। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों 2 फोकल मतलब बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस का उपयोग कौन से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी में दिया है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दिया है दोस्तों या। तो दोस्तों इनमें आपको समझना होगा इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों एंड का मतलब, और जो एंड होता है हमारा उसका मतलब होता है दोनों, और दोस्तों और या लिख देता है, इसका मतलब होता है या तो एक या ये। तो दोस्तों इसका मतलब आपको समझ में आता होगा, इतना मैं समझता हूँ। आगे दिया दोस्तों ऑप्शन सी में मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं, ऑप्शन डी में दिया गया है हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें दोस्तों ऑप्शन ए में जो दिया गया है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दोस्तों ऑप्शन ए जो है हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको क्या याद रखना है,
दोस्तों बाईफोकल लेंस का मतलब दो फोकल लेंस जो होते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ऊपरी भाग जो होता है इस लेंस में दोस्तों वो होता है अप्पर लेंस से बना होता है। और दोस्तों इसमें जो निचला भाग होता है हमारा, मतलब दोस्तों निचला भाग इसमें अगर हम देखते हैं दोस्तों इसका निचला भाग जो है उत्तल लेंस का बना होता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, दोस्तों इसमें जो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं दोस्तों, उस केस में हम क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा एक शब्द दिया गया है मायोपिया, तो दोस्तों मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। और दोस्तों ये जो होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों बाईफोकल लेंस का उपयोग हम करते हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में, जो व्यक्ति को ये दोनों बीमारियां एक साथ होती हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है। तो दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला होता है बी वेग बराबर एफ अपॉन लैम्डा फ्रिक्वेंसी अपॉन तरंग दैर्घ्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो तरंग दैर्घ्य है वो दी गई दोस्तों कितनी, 2 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको अगर हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी, 0.02 मीटर में आ जाएगी हमारी। और दोस्तों आगे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर वेग हमें दिया है, इसमें दोस्तों वेग हमें यहाँ पर दिया गया है 340 मीटर सेकंड। दोस्तों यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड है, आपको ध्यान रखना है वेग। दोस्तों इससे हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, दोस्तों इस फॉर्मूले से हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। दोस्तों फ्रिक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी और लैम्डा। तो दोस्तों यहाँ पर बी की वैल्यू हमें दी है 340 और दोस्तों इंटू में क्या हो जाएगा हमारा जो तरंग दैर्घ्य हमारे 0.02। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1700 हर्ट्ज। दोस्तों हर्ट्ज को लिखते हैं हम एच जेड में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1700 हर्ट्ज। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बी जो है हमारा बी, दोस्तों ये हमारी तरंग की गति है, एफ जो है हमारी तरंग की आवृत्ति है और दोस्तों ये जो दिया है हमारा लैम्डा, दोस्तों ये हमारी तरंग दैर्घ्य है। दोस्तों ये तीन चीज आपको याद रखनी है। और दोस्तों इस फॉर्मूले से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापीय नियम पर आधारित नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इलेक्ट्रिक केटली, ऑप्शन बी में दिया है विद्युत प्लग एवं स्विच, ऑप्शन सी में दिया गया है इलेक्ट्रिक आयरन, ऑप्शन डी में दिया गया है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विद्युत प्लग एवं स्विच, तो दोस्तों हमारे जो प्लग और स्विच जो होते हैं जो हमारे जूल के ताप के नियम पर आधारित नहीं होते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक केटली होती है दोस्तों हमारी, इलेक्ट्रिक आयरन और दोस्तों विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज जो होते हैं हमारे जूल के तापीय नियम पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने जूल का तापीय नियम भी हमारे एक वीडियो में पढ़ाया गया है दोस्तों, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन बच्चों ने वो जूल का तापीय नियम नहीं देखा है दोस्तों वो उस वीडियो को जरूर देखें, उससे दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो दोस्तों जब भी हमें सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो दोस्तों हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा केल्विन बराबर C प्लस 273 डिग्री। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हमें सेंटीग्रेड में दिया है हमें 78, दोस्तों उसमें क्या कर देंगे हम 273 ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या जाएगा यहाँ पर 351 केल्विन। तो दोस्तों 351 केल्विन हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जितने भी हमारे केल्विन से सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड से फारेनहाइट, फारेनहाइट से दोस्तों सेंटीग्रेड में केल्विन में चेंज करना है। तो दोस्तों ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको एक हमारे थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर पढ़ा है 1 शॉट की क्लास दोस्तों, उसमें समझाया हुआ है सारे फॉर्मूले और उसके रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं दोस्तों, उसका भी लिंक मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस चैप्टर का भी। दोस्तों आप जरूर उस वीडियो को देखें, जिससे दोस्तों आपका जो थर्मोडायनेमिक्स जो है ये तापमान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल, उनके आपको आंसर मिल जाएंगे और दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं अभी जो हाल ही में आयोजित हुई है। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है, इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और दोस्तों जरूर से जरूर पूरी क्लास देखें। जो भी हमारी क्लास अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पर उसको जरूर आप देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होता है। तो दोस्तों जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अंतर किसके बराबर होगा, रासायनिक ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा के, नाभिकीय ऊर्जा के। तो दोस्तों जो हमारी होती है यांत्रिक ऊर्जा, तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो है हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या किया है इन्हें, स्थितिज ऊर्जा,
इसको दोस्तों ऑप्शन में दी है और गतिज ऊर्जा और दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में अंतर देख लिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। और दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के बराबर में अगर हम लिखेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा का जो डिफरेंस है स्थितिज एनर्जी के बराबर में हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों जो हमारे बांध होते हैं उनमें दोस्तों जो पानी इकट्ठा होता है दोस्तों उसमें दोस्तों जो हमारी एनर्जी होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, भरे हुए बांध में या फिर जो तीर कमान जो खिंचा हुआ रहता है उसमें दोस्तों इन 2-3 एग्जाम्पल हैं, उनमें दोस्तों क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये बांध वाला जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल एवं विस्थापन के बीच में कौन है? तो दोस्तों अगर किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? वर्क बराबर क्या होना चाहिए? 0 हो। दोस्तों उसके लिए बल और विस्थापन के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? तो दोस्तों हमारा जो होता है वर्क बराबर दोस्तों क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा बराबर हमें दोस्तों क्या करना है? इसको 0 करना है। तो दोस्तों जो हमारा फोर्स और जो है फोर्स दोस्तों हमारा कभी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कॉस की वैल्यू है तो दोस्तों अगर आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर 0 कब होता है? जब कॉस की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 90 डिग्री होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा हमें? जो यहाँ पर हमें दिया गया है कॉस थीटा, अगर दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री कर दें तो दोस्तों इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे 0। और दोस्तों यहाँ पर एफ और डी का मान भी दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? बल एफ और विस्थापन डी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो दोस्तों हमारे किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर शून्य हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने यह वीडियो पूरी देखी है दोस्तों उनके इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने वाले हैं। 2 से 3 मार्क दोस्तों जरूर पक्के होने वाले हैं इस क्लास में दोस्तों आप बच्चों के। तो दोस्तों जिन बच्चों ने ये वीडियो पूरी देखी है उन बच्चों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों चैनल को जरूर लाइक करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भी है। दोस्तों वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो दोस्तों चलिए होमवर्क वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 31, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक, प्रेस बायोपिक। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है? दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो दोस्तों जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें जिससे कि हमें समझ में आए कि दोस्तों बच्चे क्लास को लास्ट तक देख रहे हैं। और दोस्तों ये क्लास जो है दोस्तों आपकी डिमांड पर ही की गई थी और दोस्तों आपकी डिमांड हमने पूरी की है। दोस्तों अब आप हमारी डिमांड पूरी करें, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक दोस्तों जरूर करें। दोस्तों ये चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें कि दोस्तों ये चैनल हमने सब्सक्राइब किया है और हम इसमें रेगुलर वीडियो देखते हैं। जिससे दोस्तों क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि हमारे इतने बच्चे हैं दोस्तों जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। तो दोस्तों जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों अच्छे क्वेश्चन और अच्छे प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।